हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज से। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे इसमें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, फिर थ्योरम्स भी आपको इसी वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलते हैं पहले चैप्टर पे, क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले प्रॉपर्टीज समझेंगे हम। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टीज़ किस किस शेप्स की हमें समझनी है। सबसे पहले आ जाता है बेटा हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम देखिए पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है बेटा। आपको पता है इसमें पैरेललोग्राम जो होता है, हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेलल टू ईच अदर होती हैं और इक्वल भी होती है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसका डायगोनल दो दिए हुए हैं, है ना, दो डायगोनल है। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल होता है आपका नंबर ऑफ साइड से यूज़ करके। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, कभी भी आपने किसी भी शेप का डायगोनल निकालना है तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल्स होता है हमारा n इंटू n-3 अपॉन 2। तो n होता है हमारा नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इसकी 4 हैं, तो 4 यहाँ पे रखेंगे। 4 में से 3 गया अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2। 2 से 2 कटा यानी 2 आंसर, यानी इसके 2 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, ऐसे हम डायगोनल निकालते हैं। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं बेटा। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, देखो जो अपोजिट साइड्स होती हैं इसकी, ये होती हैं पैरेलल और बराबर होती हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, पहला आएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा इसमें, अपोजिट जो मेरे एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बेटा ये वाला जो वर्टेक्स है मेरा, इसका जो एंगल होगा वो इसके एंगल के बराबर होगा, और सिमिलरली इसका एंगल जो होगा वो इसके एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा। अब तीसरी चीज़ होती है इसमें, जो डायगोनल होते हैं ना मेरे, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी। अब एक प्रॉपर्टी ये है कि बेटा अगर मेरा पैरेललोग्राम है ना, अगर एक डायगोनल मैं बीच में बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये डायगोनल बना रहा हूँ मैं, तो मेरा अपर ट्रायंगल ना लोअर ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, जो मेरा पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो इसको दो इक्वल ट्रायंगल्स यानी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा मेरे पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है, तो मुझे ये बताओ बाकी एंगल्स कितने होंगे। अच्छा, अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और मुझे एक चीज़ बताओ, ये 90 है, ये कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो 180 होता है, तो ये भी 90 होगा। और अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, इफ़ वन एंगल वन एंगल of the parallelogram is 90 degree, then all angles are right angles, या 90 डिग्री लिख लेना, all angles are right angles। ठीक है, तो पहला ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? पैरेललोग्राम की। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। दूसरा आता है हमारे पास रोम्बस। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ रोम्बस। बेटा देखिए रोम्बस में ध्यान से, रोम्बस मेरा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है,
थोड़ा अनइवन सा शेप बना है, बट मान लेना अपनी रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं ना, तो मैं लिखूँगा ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। दूसरा मैं क्या कहता हूँ इसमें कि डायगनल्स जो होते हैं बेटा मेरे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, यानी ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, मतलब चारों एंगल्स जो होंगे मेरे 90 डिग्री होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं इसका नाम रख लूँ ए बी सी डी, तो मैं लिख लूँ डायगनल्स, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा क्या है, ईच डायगनल इज द, हर एक डायगनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा अपोजिट एंगल के। ठीक है। चौथा, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड अ काइट विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल। ठीक है, तो ठीक है, देखिए तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए, ईच डायगनल is the angle bisector, angle bisector of both opposite angles। कहने का मतलब बेटा ये है कि ये जो मेरा डायगनल है ना, ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। सिमिलरली जो मेरा बी डी डायगनल है ना, वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा और डी को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो सारी साइड्स हमारी इक्वल होंगी, तो इक्वल बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, सबसे पहले हमें समझना ये है कि क्या मैं रोम्बस को स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्योंकि रोम स्क्वायर की भी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्या मैं रोम्बस को स्क्वायर बोल सकता हूँ? तो आंसर इज नो, हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। इसके पीछे एक रीज़न है। क्या मैं स्क्वायर को रोम्बस बोल सकता हूँ? क्या मैं स्क्वायर को रोम्बस बोल सकता हूँ? तो आंसर इज राइट। ठीक है, स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, पर रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। रोम्बस को हम स्क्वायर सिर्फ एक ही कंडीशन में बोल सकते हैं, जब मेरे डायगोनल्स इक्वल हो। ठीक है, अदरवाइज हम कोई और, वो स्क्वायर ही होता है ना। तो इसलिए हम स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, बट रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए अभी बात ऐसी है कि जैसे अगर मान लो कोई मेरे इस शेप का कोई मेरा स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं साइड लेंथ को इतना ही रखूं जितना ये है, और इसको थोड़ा सा कंप्रेस करूं, तो साइड लेंथ मेरी उतनी ही रही दोनों की, बस डायगोनल की लेंथ अलग हो गई, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रोम्बस की डायगोनल की लेंथ कितनी भी हो सकती है, बट स्क्वायर में हमेशा डायगोनल की लेंथ कांस्टेंट रहती है। तो स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, बट रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, जो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके बाद आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में आपको पता है, इसका तो कुछ पता भी होगा आपको, कि चारों एंगल 90 होते हैं, जैसे स्क्वायर में होते हैं ना। तो चारों एंगल 90 होते हैं, डायगोनल भी बना देते हैं इसके। ठीक है, चारों एंगल 90 होते हैं, है ना। सारे राइट एंगल्स होते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, लिखते हैं। पहला, ऑल ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं सभी क्या हैं, राइट एंगल्स होते हैं। दूसरा, इसमें देखो ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये बराबर होती हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तीसरा मैं क्या लिखूंगा इसमें, जो मेरे डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर, मतलब ए बी सी डी। तो इसमें मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ आपको, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड, बड़ी बात यह है, बाइसेक्ट ईच अदर। अगर सेंटर पॉइंट को ओ मान लूँ, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहली चीज़ मैंने कही आपको, डायगोनल्स इसमें बराबर होते हैं, यानी ए सी मेरा बी डी के बराबर होगा, है ना।
और अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि बी डी मेरा ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो मेरा ए ओ है वो ओ सी के बराबर होगा। तो अगर मैं लिखता हूँ इफ बी डी बाइसेक्ट्स ए सी, देन क्या होगा, ए ओ बराबर होगा ओ सी के। एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा क्या, अगर मैं बोलूँगा ए सी बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को, तो ओ बी मेरा ओ डी के बराबर होगा। ठीक है, वाइस वर्सा में क्या आएगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक समझ आया हो। चलते हैं आगे। अच्छा, क्या मैं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकता हूँ? क्या मैं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकता हूँ? तो आपका आंसर होगा यस। क्या होगा, यस, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, है ना। ठीक है, मतलब हर एक रेक्टेंगल जो होगा मेरा वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अच्छा, अगर इसमें कोई डाउट तो नहीं है, वैसे पैरेललोग्राम तो होता ही है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। इसमें अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर एंगल 90 होगा तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, अपोजिट एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो अपोजिट भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है। अच्छा, डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल भी बाइसेक्ट करते हैं, जो कि पैरेललोग्राम में भी करते थे। तो हाँ, मैं पैरेललोग्राम, हर एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकता हूँ। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। आ जाता है हमारा स्क्वायर। तो चौथा है हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्क्वायर ना, स्क्वायर को मैं कहूँगा एक बहरूपिया है। ये क्या है, बहरूपिया। मतलब ये किसी की भी मतलब हर किसी उसमें एडजस्ट हो जाता है, देखना अभी। ठीक है, तो हर एक एंगल 90 है। क्या है, 90, 90, 90। ठीक है, और ये भी 90 होता है। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, मतलब डायगनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करते हैं, और इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, मतलब सारी भी इक्वल होती हैं। तो रोम्बस भी कह सकते हैं, अपोजिट भी इक्वल होती हैं, है ना। तो मैं लिखता हूँ, देखो पहला लिखूंगा मैं क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच ईच एंगल ए बी सी डी, दैट इज एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के बराबर होगा एंगल सी के, और ये एंगल डी के, जो कि सारे होंगे 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या लिखूंगा, डायगनल्स। डायगनल क्या है, डायगनल इक्वल होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल। ठीक है, और डायगनल्स इक्वल होते हैं, साथ ही क्या होता है, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मतलब बाइसेक्ट भी करते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। चौथा क्या कहता है हमको, अच्छा, जो हमारा स्क्वायर होता है ये रेक्टेंगल भी हो सकता है बिल्कुल, रोम्बस भी हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? हाँ, अगर इसके डायगनल्स क्या हो। अच्छा देखो, पैरेललोग्राम में डायगनल्स जो होते हैं वो, ये समझो वाले, पैरेललोग्राम में डायगनल्स हमारे अनइक्वल दिख रहे थे यहाँ पे, लेकिन अगर इक्वल होंगे तो भी पैरेललोग्राम ही कहेंगे, है ना। फर्क कुछ नहीं पड़ता है, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। मतलब डायगनल्स हमारा क्या रहता है कि डायगनल्स अगर हमारे इक्वल होंगे तो भी हम इसको क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा, इक्वल नहीं होंगे तो भी पैरेललोग्राम है, इक्वल होंगे तो भी पैरेललोग्राम है। अच्छा, रोम्बस में भी तो कुछ ऐसी ट्रेजेडी थी, तो क्या फिर हम उसमें कह सकते हैं, चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम स्क्वायर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इतना बता दूं आपको कि स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, और रोम्बस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एवरी स्क्वायर इज अ एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल एंड a rhombus, rectangle, a rhombus, and a parallelogram. ठीक है, तो चलते हैं इसके आगे फिर। अच्छा, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, क्या बचा अब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, चार ही हैं। चलते हैं आगे। अच्छा, एक रहता है आपका एक शेप जिसको हम कहते हैं ट्रेपोजॉइड। ठीक है, लिख लो वो भी।
तो पांचवा आ जाता है बेटा हमारे पास ट्रेपेजॉइड। ठीक है, देखो बेटा ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, पहले इसको बना लेते हैं। ट्रेपेजियम आप सभी ने पढ़ा होगा, दो पैरेलल साइड्स, दो नॉन पैरेलल साइड्स या अनइक्वल साइड्स भी बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, इस तरीके से दिखता है। और ये आ गए जी इसके डायगनल्स। और मैंने आपको पहले बताया ये दोनों पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें पहला क्या इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, देखो इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं। तो मैं लिखूँगा ए बी सी डी, वन पेयर है ना, एक पेयर, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है बेटा, इसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, देखो समझने वाली बात यह है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सेम रेशो में। ठीक है, मैं बाद में समझाऊंगा क्या होता है, पहले ये समझो। डायगोनल्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशो। समझना ध्यान से अभी क्या कह रहा हूं मैं। सेम रेशो, मान लो इसका पूरा मान 4 है, मतलब मान लेते हैं, देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, मान लो इसकी जो लेंथ है वो 4 है। ठीक है, इस वाले की 4 है और इस वाले की मान लो इसकी भी 4 है। ठीक है, नेट लेंथ दोनों की 4 है। अब होगा क्या बेटा, देखो अगर मान लो ये मैं बोल रहा हूँ 1:1 में मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो इसका रेशो 1 है, इसका रेशो 1 है, फिर या फिर इसका रेशो 2 है, नहीं इसको 5 मान लेते हैं, टोटल नेट 5, इसको भी 5 मान लेते हैं। ठीक है, मान लो इसका रेशो 1 है और इसका रेशो 2 है और इसका रेशो 1 है। सिमिलरली इसका रेशो लेता हूँ मैं 2, इसका 1। तो अगर आप देखेंगे नेट जो हमारे पास बनेगा दोनों का रेशो सेम होगा। यार ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, देखो फिर से समझाता हूँ अगले पेज पे। ठीक है, 2 मिनट रुको बस, पहले इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, जो भी हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिनका सम 90 हो, तो सप्लीमेंट्री होता है जिनका सम 180 हो। ठीक है, तो अगर देखो जैसे दो मेरी पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और ये कोई मेरी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम जो होगा वो होगा 180, 180 डिग्री। इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है जैसे अगर मेरे पास ये है सिंगल लाइन, ठीक है, ये दे दिया मेरे को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल मिला के जो बनेगा मेरा ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और ये हो गया सप्लीमेंट्री। ठीक है, अभी समझना मैं रेशियो का कैसे समझा रहा हूँ आपको, रेशियो समझना ज़रूरी है। ठीक है, देखो मान लो रेशियो क्या होता है, मान लो जैसे मेरे पास दो डायगोनल्स हैं, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। ठीक है, तो नेट मान लो इसकी लेंथ मान लेते हैं हम 13। ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं 8 और इसकी भी 8। समझना आप, अब मैं कह रहा हूँ आपको कि इसकी रेशो दे रखी है मेरे को 1:3 या फिर 3:1 मान लो। बड़ी वाली लेंथ ये है ना, तो इसको 3 मान लो, इसको 1 मान लो, और सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी रेशो दोनों डायगोनल की 1:3 है। और अगर मैं दोनों को सम करूँ तो ये कितना बनता है, 1x + 3x, और ये हो जाएगा 4x, और 4x की वैल्यू दे रखी है मुझे 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यानी अगर कुल मिला के देखें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये 2 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ 6, यहाँ 2। तो कहने का मतलब ये है कि 6 और 2 8 लेंथ पूरी बनेगी, और 6 और 2 8 लेंथ इसकी भी पूरी बनेगी। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया हो, नहीं आया हो तो मैं क्लास में फिर से समझा दूंगा। रेशो इसकी बेसिक्स रेशो दी हुई है कि ये इक्वल रेशो में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रेशो क्या होती है, रेशो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ आया हो। अभी देखिए नेक्स्ट में चलते हैं हम, नेक्स्ट में आएंगे फिर सीधे हम क्वेश्चंस पे, फिर लास्ट में थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं 8.1 पे।
ठीक है जी। तो 8.1 में हमें क्या कहता है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है इफ़ द डायगोनल्स of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा गिवन। मेरे को बताओ क्या क्या दिया हुआ है। गिवन कह रहा है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो पहले हम क्या बना लेते हैं, डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है, शेप फिगर बना लेते हैं आई मीन। तो दो डायगोनल ये आ गए मेरे। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं, नामकरण करते हैं ABCD। अब कह रहे हैं इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये दो डायगोनल्स है। कह रहा है अगर ये इक्वल होंगे तो मुझे बताओ कि ये जो गिवन फिगर है ये मेरी क्या है, रेक्टेंगल। तो मुझे क्या दिया हुआ है कि डायगोनल्स मेरे इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे AC इक्वल्स टू BD। ठीक है, AC इक्वल्स टू BD। और अगर आप ध्यान से पढ़ें, बोला इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब किसके, पैरेललोग्राम के। क्या इक्वल हैं, डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल तो इक्वल कर दिया हमने, साथ ही हमें दिया पैरेललोग्राम। तो हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि DC मेरा AB के इक्वल है और AD मेरा BC के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर DC इक्वल्स टू AB एंड DC इक्वल्स टू AB एंड AD इक्वल्स टू BC। ठीक है जी। अच्छा, टू शो क्या करना है मुझे, टू शो मुझे करना है कि मेरा ये रेक्टेंगल है ना, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए जी प्रूफ में आते हैं अब हम इसके। ठीक है, तो प्रूफ में क्या करेंगे बताओ। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे इसको, मुझे इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। मुझे ये बताओ, मैं मेरे पास रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फ़र्क क्या होता है। देखेंगे अगर ध्यान से, मैंने अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम तभी कह सकते हैं, मतलब अगर हम पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल तभी कह सकते हैं जब हमारे इसमें क्या डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के, इक्वल नहीं होते। बस एक तो डायगोनल इक्वल दे रखा है, तो मुझे और क्या प्रूफ करना है, इसमें बचा क्या। देखो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस यही है ना। पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल ना, डायगोनल्स इक्वल हो, है ना। लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं मेरे, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा ये मुझे पता है। अच्छा पैरेललोग्राम में और क्या पता है मुझे, इसमें भी तो बाइसेक्ट करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते। तो इक्वल तो दे रखा है, तो फिर एक्स्ट्रा मुझे क्या प्रूफ करना है जिससे मुझे रेक्टेंगल पता लगे। तो सिंपल सी बात है, मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करने पड़ेंगे एंगल्स, कॉर्नर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम में नहीं होते। तो मैं 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा अगर ABCD मुझे रेक्टेंगल शो करना है तो कॉमा करके लिखूंगा कि एंगल A जो है मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, बस इतना सा मुझे प्रूव करना है। और वो प्रूव मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए अगर मैं ध्यान से देखेंगे तो एंगल ये पूरा आना चाहिए। अब मैं इन ट्रायंगल्स को नहीं ले सकता, छोटे ट्रायंगल्स को, है ना। छोटे किसी ट्रायंगल को नहीं पकड़ सकता, बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें पूरा वर्टेक्स आए। यानी या तो पूरा एंगल ए आए, या तो पूरा एंगल बी आए, या सी आए, या डी आए। तो किसी को भी ले लो, नीचे वाले ट्रायंगल भी ले सकते हो, ऊपर वाले ट्रायंगल भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले ट्रायंगल लेके कर रहा हूँ। तो प्रूफ क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC, ये ABC और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BAD। ठीक है, मुझे बताओ दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्या करेंगे। AB किसके बराबर होगा, मैंने बोला था AB वापस नहीं लिखना, BA लिखना है ना। कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल की बेस सेम है ना। AB इज इक्वल टू BA, दोनों बेस सेम है। उसके बाद अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ AD इज इक्वल टू BC। क्या लिखूंगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, आर इक्वल। तीसरा बताओ मेरे को क्या लिखूंगा मैं। अच्छा देखो ये दो हो गए। तीसरा, अब इसमें मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AC मेरा BD के बराबर है, यानी डायगोनल्स मेरे इक्वल है। तो अगर डायगोनल्स मेरे इक्वल है, मैं लिख लेता हूँ AC इज इक्वल टू BD। ये क्या है, ये मेरा गिवन है। क्या है, गिवन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर
ट्राइंगल ए बी सी जो है मेरा, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी, है ना, इस वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी वाला, है ना, ए बी सी। तो अब ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी हो गया। तो अगर मेरा ए बी सी ट्राइंगल बी ए डी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो एंगल ए है ये मेरा एंगल बी के बराबर होगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे? सी पी सी टी, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो अगर ये दोनों मेरे इक्वल हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, बट पर मुझे ये भी पता है कि ए डी मेरा बी सी के पैरेलल है ना, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। क्या है? ए बी मेरी ट्रांसवर्सल है। ए ये मेरी ए बी है, ये दोनों पैरेलल हैं। कौन सा? ए डी बी सी। ए डी जो है मेरा बी सी के पैरेलल है, और मेरी ये जो है ये वाली लाइन ए बी, ये ए बी मेरी ट्रांसवर्सल है। तो मुझे ये पता है कि इन दोनों का सम, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स, है ना। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। तो मेरी को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। रीज़न? को इंटीरियर एंगल्स, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा जी, लिख सकते हो, नहीं भी लिखना है कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मर्ज़ी आपकी है। इसके बाद मुझे बताओ, मैं क्या एंगल बी की जगह एंगल ए को लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव किया है इसको कि ये दोनों इक्वल है 180 डिग्री। तो रीज़न लिख लेना, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव पी ए। ठीक है, 2 टाइम्स एंगल ए मेरा 180 आएगा, और यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, जो कि मेरे को प्रूव करना था। तो अगर एंगल ए मेरा 90 डिग्री है तो डायगनल्स भी इक्वल हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, तो बोलूँगा ना इसको रेक्टेंगल। तो मैं लिखूंगा लास्ट में देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, है ना। बस सिंपल था। चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को कहता है शो दैट द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। लिख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट कहाँ गया? द डायगनल्स, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles, है ना। तो इसको चेक करेंगे अब हम एक बार, ठीक है। देखो बच्चे, मुझे क्या कहा गया है? अब मुझे कहा गया है कि मेरा जो शो दैट द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, पहले हम एक बना लेते हैं ना, फिर आसान हो जाएगा काम। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया डी, सेंटर में रखो ओ। ठीक है, अब पहले लिखते हैं हम सोल्यूशन में गिवन क्या क्या दिया है मुझे बताओ। गिवन दिया शो दैट द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? जो डायगनल्स हैं किसके? स्क्वायर के, वो बराबर हैं। देखो स्क्वायर, अब यहाँ पे समझने वाली गेम है पूरी। यहाँ पे समझना, शो दैट द डायगनल्स किसके? स्क्वायर के बराबर होते हैं। मतलब स्क्वायर जो है ये हमें गिवन है, यही चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना। जो डायगनल्स हैं स्क्वायर के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है डायगनल्स को इक्वल प्रूव करना है किसके? स्क्वायर के। तो स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्रूफ क्या करना है? डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, है ना, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। बस ये समझनी थी गेम इसमें, इस क्वेश्चन में। अच्छा, ए बी सी डी मेरा स्क्वायर है, तो मुझे ये बताओ साइड्स इक्वल होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल, आप कहेंगे हाँ जी सर। तो ए बी बराबर होगा बी सी के और सी डी के। तो ये बी सी के, ये आ गया सी डी के बराबर, और ये आ गया डी ए के बराबर। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अब आपको ये समझ आ गया कि सर सारी साइड्स तो हमारी इक्वल है ना। तो हमें पता है कि डायगोनल्स बराबर होते हैं, पर इसने बोला है कि शो करना है, तो हम वो नहीं कर सकते। तो इधर टू शो में लिखेंगे फिर इसको, या टू शो या टू प्रूफ, जो भी मर्जी है आपकी। ठीक है, पहला लिखना है हमने फर्स्ट, क्या प्रूफ करना है कि इसने बोला डायगोनल्स स्क्वायर के इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल्स आर इक्वल,
है ना। तो पहले मैं लिखता हूँ क्या प्रूफ करना है मुझे कि ए सी मेरा किसके बराबर होना चाहिए, बी डी के बराबर, है ना। ए सी बी डी के बराबर प्रूफ करना है। दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर जो मेरे डायगनल है। कौन बाइसेक्ट ईच अदर, कौन डायगनल की बात कर रहा है ये, ठीक है। देखो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो गया कि अगर मेरे मान लो बोलता हूँ बी डी जो है वो ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि ए ओ मेरा ओ सी के बराबर होगा, है ना। इसका आधा मतलब इस पूरे का आधा, मतलब दोनों आधे आधे होंगे। समझ आ रही है बात। मतलब जैसे अगर इसकी लेंथ 4 थी तो बी डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, मतलब बराबर होंगे। तो ये प्रूव करना है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है। और सिमिलरली अगर उसका उल्टा बोलूँ मैं कि अगर ए सी बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ओ बी बराबर होगा किसके, ओ डी के। ये हमें प्रूव करना है। और तीसरे में कहता है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब ये जो है ये हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैं लिख लेता हूँ कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। कोई सा भी एंगल पकड़ के आप प्रूफ करो, ठीक है। चलेंगे अब इसमें सबसे पहले क्या आता है बेटा बताओ। अब हमें करेंगे इसमें प्रूफ, ठीक है। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम करेंगे 1 को, ठीक है। तो पहला वाला प्रूफ क्या है, डायगनल्स आर इक्वल, है ना। तो मैं डायगनल्स को बराबर करने के लिए बड़ी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि छोटी छोटी ट्रायंगल लेके काम नहीं बनेगा, बड़ी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जिसमें पूरा पूरा डायगनल आए। तो पूरा डायगनल मेरे को पता है, अगर मेरे को इस पूरे डायगनल को लेना है तो मेरे को ये बड़ी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो ये बड़ी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, साथ में दूसरी ट्रायंगल जिसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो ये वाली होगी, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल होगी। तो मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। तो मेरे को बताओ क्या करेंगे इसमें, बताओ। ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर होगा, कॉमन सिंपल सी बात है ना, जो हम पहले ही पकड़ते थे, पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था हमने। दूसरा जो मेरा ए डी है, जो मेरा ए, अभी मैंने बताया कि सारी साइड्स इक्वल इसकी जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि मेरा ए डी जो है वो बी सी के बराबर है ना। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं या तो लिख सकता हूँ साइड्स ऑफ स्क्वायर, या गिवन लिख लो, मर्जी है आपकी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, है ना। अच्छा तीसरा देखो, स्क्वायर हमें गिवन था इसलिए तीसरा क्या लिखना है, तीसरा हम लिखेंगे, देखो स्क्वायर का सारे जो कॉर्नर के एंगल होते हैं, अगर हमें पता है ना ये स्क्वायर है तो हमको ये पता है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं कोने वाले। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल डी ए बी वो किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी या सी बी, ए की मर्जी, एक ही बात है, ए बी सी लिख लो, ठीक है। ईच 90। अच्छा मुझे 3 चीज़ मिल गई, क्या क्या मिली, साइड मिली एंगल मिला, है ना। तो या फिर यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर यूजिंग यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अच्छा अब मुझे प्रूफ क्या करना था, डायगोनल बराबर करने थे ना। तो देखो अब ये ट्रायंगल, ये पूरी ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला डायगोनल हो गए बराबर। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा ए सी किसके बराबर होगा, बी डी के। सी पी सी टी, रीजन देना है सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा अब एक चीज़ तो मेरी प्रूव हो गई, अब दूसरा मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो इसके डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब वो कैसे करेंगे, मान लो मैं 2 ट्राइंगल्स लेता हूँ कोई से भी, ठीक है। ये वाले भी ले सकते हैं वैसे, पर इसमें हम ये वाले लेंगे क्योंकि 90 में, ठीक है हम ये वाले लेंगे। देखो इन ट्राइंगल मैं लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक है। हमने 2 ट्राइंगल लिए, ए ओ बी एंड सी ओ डी। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें क्या क्या इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं, मेरे को बताओ। डी सी जो है मेरा, या सी डी डी सी कुछ भी बोलो, वो ए बी या बी ए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, सॉरी साइड्स ऑफ स्क्वायर, अपोजिट क्या, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अच्छा दूसरा मेरे को ये बताओ कि अगर मेरा एंगल ए ओ बी देखें हम, ए ओ बी और एंगल मेरा सी ओ डी, ये बराबर होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट होंगे, नहीं होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और ये दोनों अगर पैरेलल हैं, ये दोनों देखो मैं लिख लेता हूँ, पहले मेरा ए बी किसके बराबर आएगा, सी डी के बराबर, है ना।
इधर लिखूंगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, लिख लेता हूँ इधर साइड्स ऑफ, बुक रखता हूँ ना सामने ताकि अच्छा इसमें डायग्राम ही नहीं है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए बी मेरा सी डी के बराबर है, थोड़ा कैमरा एंगल चेंज कर रहा हूँ, एडजस्ट करना। ए बी मेरा सी डी के बराबर है, ठीक है। ये जो ए बी है ये मेरा सी डी के बराबर है। दूसरा मैं क्या लिखूंगा इसमें बताओ, दूसरा मैं लिखूंगा इसमें एंगल, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, एंगल ए ओ बी बराबर होगा मेरा एंगल सी ओ डी के। इधर क्या रीज़न लिखूंगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तीसरा मेरे को बताओ तीसरा क्या होगा। देखो अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे ये भी 90 है, तो मान लो ये भी कुछ एंगल है मेरा और ये भी कुछ एंगल है। अगर ध्यान से देखें ये 1 और ये 2 मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे z बन रहा है ना, z बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ए स्क्वायर में दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और बी डी मेरी ट्रांसवर्सल है। मैं लिखता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। क्या है, बी डी ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीज़न लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल में लिखना है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल गए आपको, तो इससे आप क्या कह सकते हैं, मैं लिखता हूँ नीचे अब, ठीक है, फिर डायग्राम नेक्स्ट पेज में बनाऊंगा फिर से। देयरफॉर मैं लिखता हूँ ट्राइंगल जो मेरा ए ओ बी है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, जो मेरा ट्राइंगल ए ओ बी है ये कॉन्ग्रुएंट है सी ओ डी के। अच्छा, अगर मेरा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा ए ओ जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा। सिमिलरली जो मेरा बी ओ होगा वो ओ डी के बराबर होगा, है ना। रीज़न सी पी सी टी। तो यही तो मुझे सेकंड में प्रूफ करना था बच्चों, है ना, कि मेरा ए ओ सी के बराबर होगा और ओ बी सॉरी ओ बी के नहीं, ओ बी ओ डी लिखना था इधर, ओ बी ओ डी के बराबर होगा। यही मुझे प्रूफ करना था, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर से डायग्राम बना लेता हूँ मैं थोड़ी सी। ठीक है, ये स्क्वायर बनाया मैंने, तीसरा पार्ट प्रूफ करेंगे इसका। ठीक है, क्या नाम दिया था, सेंटर में हो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ओ हो गया। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें प्रूव कर ली, एक तो डायगोनल्स इक्वल कर दिए, एक हमने ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और ये बता दिया कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तीसरे पार्ट में बच्चों हमने क्या देखा था, तीसरे पार्ट में हमको प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी जो है मेरा ये 90 डिग्री है, यानी इसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है ना। अच्छा, अब इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए तीसरे पार्ट में क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लेते हैं ये साथ वाली ट्राइंगल्स। ठीक है, तीनों में याद रखना, पहली ट्राइंगल आपने ली फुल जिसमें आपने डायगोनल इक्वल करने थे, बड़ी साइड। दूसरे में आपको पता करना था कि बाइसेक्टर है, तो हमने दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स ली ऊपर नीचे। तीसरे में हमको 90 डिग्री निकालना है, तो हम दो साथ वाली ट्राइंगल्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म होता है। ठीक है, बस यही दिमाग लगाना है। तो अब देखिए मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ डी ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, एंड ए ओ बी। अच्छा देखिए, इसमें दोनों ट्राइंगल्स में मुझे एक चीज़ बताओ, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, मैं लिखूंगा ए डी इज इक्वल टू ए बी, है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर। दूसरा बताओ क्या लिखूंगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ ए, क्या आएगा, कॉमन, है ना, कॉमन आएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। रीज़न आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे 1 2 3 साइड एंगल, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, है ना, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होगा ना, ये इक्वल होंगे ना। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर
एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, है ना। क्या आएगा रीज़न, सी पी सी टी। देखो ओवरलैपिंग है, अगर इसको मैं ऐसे, ये दो ट्राइंगल से इसको ऐसे फोल्ड कर दूँ तो वही चीज़ कर रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल इन दोनों के कॉर्नर मैच होंगे, ये सेंटर वाले जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही कर रहा था मैं। तो एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ बी के बराबर होगा। अगर ये बराबर है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी जो है मेरा 180 डिग्री के बराबर है ना। और मुझे वन ए ओ बी प्रूव करना है 90, तो मैं इसकी जगह भी ए ओ बी रख लेता हूँ, क्योंकि ए ओ डी मेरा ए ओ बी के बराबर है, तो मैं इसकी जगह एंगल ए ओ बी ही रख लूँगा। प्लस एंगल ए ओ बी फिर से होगा मेरा 180 डिग्री के बराबर, ये आएगा 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी 180 के बराबर। और यहाँ से मैं निकालूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस जो कि मुझे प्रूव करना था, ठीक है। बस ये इतना ही है, ठीक है। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में बेटा आपको कहता है कि डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। देखो ये दिया है मेरे को डायगोनल ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है। कह रहा है कि डायगोनल जो मेरा ए सी है ये क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। बाइसेक्ट करता है करने का मतलब हो गया कि ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब बराबर होगा बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। और सेम कह रहा है कि मेरे को क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल है, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फिर दूसरा प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है वो मेरा रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस प्रूफ करना है मुझे, तो सिंपल है। देखते हैं मैं क्या, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपने देख लिया है, तो मैं इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन ही करूँगा ना, लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, तो सीधे सोल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सीधा बन गया, ये थोड़ा टेढ़ा बनाना था, कोई नहीं। ये आ गया ए, ये आ गया बेटा बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मेरे को क्या दिया हुआ है कि ये जो मेरा एंगल ए है ना, ये जो मेरा ए सी है, गिवन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और मुझे दिया है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, तो मेरे को टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में आएगा मेरा क्या, पहला पहला क्या आएगा मेरा टू प्रूव में, फर्स्ट वाला आएगा मेरा ए सी बाइसेक्ट्स बाइसेक्ट्स एंगल सी, और दूसरा दिया हुआ है ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है जी। यही दिया ना, एक सेकंड, ए बी सी डी, हाँ, इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो एंड ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे इसमें, सोल्यूशन ही सॉरी प्रूफ में क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को पकड़ो, ए डी सी, आपको पता है मैंने प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी आपको कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, याद होगा अगर आपको, तो बस वही प्रूफ करना है हमें। अगर प्रूफ कर दिया तो ये एंगल इसके ही बराबर होगा, तो बस फिर सारा काम ही आसान हो गया, ठीक है। मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए डी सी एंड सी बी ए, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि मेरा ए डी सी बी के बराबर होगा, क्या लिखेंगे रीज़न बताओ। और ए डी मेरा सी बी के बराबर, और ए बी मेरा सी डी के बराबर, ए बी मेरा सी डी के बराबर होगा या नहीं होगा। ए डी मेरा सी बी के बराबर और ए बी मेरा सी डी के बराबर, ये होगा नहीं होगा, ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, बताओ। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, और तीसरी चीज़ क्या है मेरे पास, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड, ये आ गया मेरा कॉमन। तो अगर ये तीसरा मेरा कॉमन है तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी, वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल सी बी ए के बाय, देखो तीनों देखेंगे अगर आप तो ये साइड हैं, तीनों साइड्स हैं, कोई एंगल नहीं है, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल। तो अगर तीनों ये मेरे साइड्स हैं तो एस 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 लग गया इसमें, तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयर फोर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पे ये वाला एंगल
इस एंगल के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल को तो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। देखो ये ऐसे था, इसको फ्लैप करेंगे तो ये जो नीचे वाले एंगल्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, मतलब कहने का मतलब है ये जो एंगल होंगे ये एक दूसरे के बराबर होंगे। सिंपल इन शॉर्ट ये समझ लो, ये 1 2 के बराबर था, ये 3 4 के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, है ना। अच्छा जी, अब हमें क्या समझना है इसमें कि ए बी सी डी जो है वो मेरा रोम्बस है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर यहाँ प्रूफ करना है ना। ये मतलब सिंप्लिसिटी से होगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है ना, तो एक चीज़ तो हमें पता लग गई। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताओ कि ये एंगल मेरा इसके बराबर दिया था, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जेड बन रहा है ना। जेड का आपको पता है कि ये वर्टेक्स इक्वल होते हैं, है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर ये वाला एंगल आपको इसके बराबर है, यानी मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 3 भी मेरा एंगल 4 के बराबर होगा, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, एंगल 3 भी मेरा एंगल 4 के बराबर होगा। यहाँ से भी, यहाँ से मैंने ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले आप प्रूफ करेंगे एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है, तो दूसरा क्या आएगा, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, है ना। देखो ये z बन रहा है तो ये वर्टेक्स इसके बराबर होगा, इसका ऐसे वाला z बन रहा है तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया यहाँ से। और मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, अब देखिए ये प्रूव हो गया। तो अगर मेरे को ये बताओ एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स, देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी जो है मेरा बाइसेक्ट करता है एंगल सी को। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, देखिए मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ यहाँ से, पहले आगे चलने से पहले मैं फिर से इसको एक बार लिख लेता हूँ। तो अगर ट्राइंगल मेरा ए डी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी ए के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इस यहाँ पे देखना साथ साथ में। ठीक है, तो मेरा जो एंगल 2 होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा, है ना। तो अगर मेरा एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है तो और एक और चीज़ है, एंगल 2 मेरा एंगल 3 के बराबर है, एंड एंगल 1 मेरा एंगल 4 के बराबर है। बट मैं यहाँ से लिखूँगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर मैं लिखूँगा एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, हेंस हेंस ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, चलते हैं हम आगे 10। अब चलेंगे हम आगे, तो इसमें सेकंड पार्ट में हमको शो करना था कि ए बी सी डी जो है ये मेरा रोम्बस है। ठीक है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होगा। अच्छा, तो अगर हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि इसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, ये मुझे पता है। बट मुझे इसमें क्या प्रूव करना होगा कि ये जो मेरी साइड्स है ना, साथ वाली भी, ये भी बराबर है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, तो हमें सारी साइडें इक्वल प्रूव करनी होगी। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, हमने अभी प्रूव किया था कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 4 के बराबर है, एंगल 2 3 के बराबर है, ये आपस में भी बराबर है, इसलिए 3 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये भी तो कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 मेरा एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये सारे ही एंगल बराबर है ना एक दूसरे के। तो एंगल 1 एंगल अगर 3 के बराबर होगा तो मेरी साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। तो मैं इधर लिख सकता हूँ सिंस सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रूव्ड अबव, है ना, प्रूव्ड अबव। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर ए डी मेरा किसके बराबर आएगा, सी डी के बराबर, है ना, एंड ए बी भी मेरा सी बी के बराबर आएगा। और इन शॉर्ट ए बी जो होगा मेरा बी सी के बराबर होगा, वही बी सी जो है मेरा सी डी के बराबर होगा, और वही सी डी जो है मेरा डी ए के बराबर होगा। मतलब सारे कुल मिला के ये बराबर होंगे। तो आपको एक रीज़न लिख देना है यहाँ पे
तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो यहाँ पे एक रीज़न भी लिख लेना है ना, ये ज़रूरी है, तो इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज साइड्स जो प्रूव करना है वो पहले लिखना है। साइड्स मैंने क्लास में भी बताया था, अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो लास्ट में ये चारों इक्वल हो गए, तो बस हमें क्या करना है, देयर फोर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये दिया हुआ है मेरे को, अगला क्वेश्चन का है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल है। ठीक है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा आप ध्यान से। मेरे को बताया गया है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है ये। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, ए बी सी डी मेरा क्या है, इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो दिया है क्या कि मेरा ए सी जो है डायगोनल ए सी, क्या डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स किस किस को, एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, एंगल ए एंड एंगल सी। ये गिवन है मेरा, गिवन डाटा। फिर टू प्रूव, टू शो क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो टू प्रूव में क्या आएगा कि मेरा ए बी सी डी है, पहला वाला ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, है ना। और दूसरा प्रूफ मेरे को क्या करना है कि डायगोनल बी डी जो है मेरा, डायगोनल बी डी जो है ये बाइसेक्ट करता है कि इसको बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ठीक है जी, यही मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ पे चलते हैं, देखिएगा आप। ठीक है, मैं सारा डेटा लिख दिया है मैंने इस पे, बुक रख लेते हैं साइड पे। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे इसको प्रूफ। तो प्रूफ में आएगा दोस्तों, मेरे को ये बताओ कि अगर देखो ए सी बाइसेक्ट करता है इसको, तो ये चार एंगल देखो, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है इसमें। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, पहला कि एंगल जो होगा मेरा डी ए सी, कौन सा एंगल, डी ए सी। ठीक है, वो किसके बराबर है, एंगल डी सी ए के, डी सी ए के। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल सी को, बिकॉज ए सी, लिखूंगा बिकॉज ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी एज वेल। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, इसको मैंने क्यों लिखा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब ये 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। तो ये 45 45 के होंगे दोनों। सेम यहाँ पे भी सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी 45 45 के होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो वही मैंने लिखा है कि एंगल डी ए सी मेरा एंगल डी सी ए के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरा मेरे को क्या बताया हुआ है कि मेरा जो ए डी है वो सी डी के बराबर है ना। यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ ना कि अगर मेरे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, देखो इनको भूल जाओ, ये दो एंगल्स बराबर है नीचे वाले, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मुझे बताओ साइड्स बराबर नहीं होंगी क्या। देखो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल में मुझे पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर ये साथ वाली साइड्स का नहीं ना पता, मेरे को स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी साथ वाली साइड्स बराबर प्रूफ करनी पड़ेंगी, है ना। अपोजिट तो दिया हुआ है कि ये अपोजिट बराबर है, पर साथ वाली नहीं ना दिया, रेक्टेंगल की साथ वाली साइड्स बराबर नहीं होती। तो वही मुझे प्रूफ करना है, तो वो मैं कैसे प्रूफ करूँगा, जो मेरा सी डी, ये डी सी या सी डी जो भी मान लो, ये मेरे को ए डी के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ए डी मेरा सी डी के बराबर है, तो सेम ऑल्सो इधर मैं रीज़न लिख लूँगा। जो प्रूफ करना है वो पहले लिखना है, जैसे एंगल होता तो एंगल, अभी साइड प्रूफ करनी है कि इक्वल है तो साइड्स पहले लिखूंगा। तो साइड्स इक्वल टू, साइड्स अपोजिट, सॉरी साइड्स अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल्सो, अब देखो ये दो इक्वल हैं तो सिमिलरली मैं इसको भी प्रूव कर सकता हूँ, है ना, कि मेरा बी सी ए डी के बराबर है। ऑल्सो बी सी विल बी इक्वल टू ए डी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा प्रोसीजर दोबारा लिखें कि ये ऊपर वाला एंगल भी इसके बराबर है तो फिर हाँ ये साइड्स इक्वल हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप सिमिलरली ऐसे करके, सिमिलरली SIMILARLY सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए डी और रीज़न सेम, ठीक है। तो अगर मेरा बी सी ए डी के बराबर है, ए डी सी डी के बराबर है, बट ए डी मेरा बी सी के भी बराबर है, तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, देयर फोर ए बी मेरा सी डी के बराबर है और सी डी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा ए बी के, देयर फोर ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। एक तो प्रूव हो गया कि ए बी सी डी मेरा स्क्वायर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो दूसरे में चलते हैं। अगर ए बी सी डी मेरा स्क्वायर प्रूव हो गया है तो दूसरा मेरे को बोला था इसने, पहला ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, दूसरा डायगोनल बी डी जो है वो मेरा बाइसेक्ट करता है एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो डायगोनल बी डी जो है मेरा, ये वाला डायगोनल, ये एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसके एंगल्स के पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सी डी ई बी ये कौन लिखे, मैं सिंपल लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, अगर नीचे वाला ट्राइंगल देखेंगे आप बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, मेरे को ये बताओ बी सी सी डी के बराबर है। अभी हमने प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, है ना, कि ये स्क्वायर है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल वन मेरा एंगल टू के बराबर होगा, देयर फॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। और सेम मैं ये कह सकता हूँ ऑल्सो जो मेरा ए बी है ये पैरेलल है सी डी के, है ना। ए बी मेरा, ये ऊपर वाली जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है और बी डी जो है मेरी ये ट्रांसवर्सल है, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, देयर फोर मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल वन जो होगा मेरा एंगल थ्री के बराबर होगा। रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मुझे एक चीज़ बताओ, एंगल वन एंगल टू के भी बराबर है, एंगल वन एंगल थ्री के भी बराबर है। सेम मैं एंगल टू को एंगल फोर के बराबर प्रूव कर सकता हूँ जब मैं इन दोनों को पैरेलल लूँगा और इसको मैं मान लूँगा क्या, क्या मानूंगा इसको मैं, ट्रांसवर्सल, है ना। बी डी को ट्रांसवर्सल मानूंगा तो एंगल टू मेरा एंगल फोर के बराबर होगा। मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, सिमिलरली एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, है ना। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो डायग्राम फिर से बनाता हूँ। ये डायग्राम थी, ठीक है, ये वाला हम प्रूव कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये वन हो गया मेरा, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया और ये फोर हो गया, और ये ए बी सी डी। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि मेरा बी सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ एंगल वन मेरा एंगल टू के बराबर होगा। सिमिलरली मैंने बोला आपको कि एंगल वन मेरा एंगल टू के बराबर होगा और एंगल वन मेरा एंगल थ्री के भी बराबर होगा। कैसे, जब मैं बता रहा था आपको कि ए बी मेरा इसके पैरेलल है और बी डी मेरा ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे मेरा जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है, तो एंगल थ्री मेरा एंगल फोर के बराबर होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सॉरी एंगल वन के, फोर नहीं वन है, तो इसमें लिखूंगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। पर मैंने आपको ये भी कहा कि एंगल वन अगर एंगल थ्री के बराबर है, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल टू भी मेरा एंगल फोर के बराबर होगा। अच्छा जी, और मुझे एक चीज़ बताओ, हमने अभी प्रूव किया कि एंगल वन एंगल टू के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर होगा। देखो पूरे एंगल का आधा आधा एंगल इसके आधे एंगल के बराबर है, तो ये भी तो बराबर होंगे, है ना। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 10 बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। यही तो मुझे प्रूफ करना था कि अगर मेरा एंगल वन एंगल टू के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, और एंगल वन एंगल थ्री के भी बराबर है। देखो इसको भूल जाओ, फोर को, एंगल वन टू के बराबर है,
एंगल 1 2 के बराबर है, यहाँ पे किया प्रूफ। फिर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, यानी एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है। ये इसका भी भाई है, इसका भी भाई है, तो ये आपस में भी भाई भाई होंगे ना। कहने का मतलब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। सिमिलरली हम इसमें प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 3 जो है मेरा एंगल 1 के बराबर है, एंगल 3 मेरा एंगल, या एंगल 2 मेरा एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2 मेरा एंगल 4 के बराबर है, तो 1 4 भी आपस में इक्वल है। तो सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ना। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि बी डी बाइसेक्ट करता है एंगल बी को। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है, तो बस कुछ नहीं लिखना, देयरफॉर डी बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी, बस ये प्रूव करना था हमको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये आ गया ए बी सी डी पैरेललोग्राम। अब कह रहा है 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू ये 2 पॉइंट्स हैं, आर टेकन ऑन डायगनल बी डी, मतलब एक बी डी बनाया हमने डायगनल और इस पे 2 पॉइंट ले लिए पी और क्यू। फिर कहता है सच दैट डी पी जो है मेरा, डी पी जो है मेरा वो किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर। ठीक है, मतलब ये वाली साइड जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, बोलता है शो दैट, शो दैट बोलता है ट्राइंगल ए पी डी, ट्राइंगल ए पी डी ये वाली ट्राइंगल सी क्यू बी के कॉन्ग्रेंट है। सी क्यू बी ये नीचे वाली ट्राइंगल, मतलब ये वाली ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। ठीक है, दूसरा बोलता है ए पी मेरा सी क्यू के बराबर होगा। जो ए पी है मेरा ये सी क्यू के, देखो अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे ना, तो ए पी सी क्यू के बराबर आराम से आएगा, वो सी पी सी टी से आएगा। फिर तीसरा मेरे को क्या बोल रहा है कि मेरा जो ए क्यू बी है, ये ए क्यू बी जो है ये सी पी डी के कॉन्ग्रेंट है, और सिमिलरली ए क्यू मेरा पी सी के बराबर होगा, है ना। तो अब फिर इसके बाद मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ए पी सी क्यू जो है, ए पी सी क्यू जो है ये मेरा पैरेललोग्राम है लास्ट में ये। ठीक है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, आइए। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम बना लेंगे इसकी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक डायगोनल बनाना है। ठीक है, डायगोनल बनाया, फिर यहाँ से ज्वाइन करना है इसको, और यहाँ पे फिर यहाँ से ज्वाइन करना है इसको, फिर इसको यहाँ पे। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका इस पॉइंट का नाम है Q, इसका P, इसका A, इसका D, इसका C और इसका B। ठीक है, तो देखिए पहले मैं लिखता हूँ गिवन। गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन है कि 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू टेकन ऑन द डायगोनल बी डी सच दैट डी पी दिया है बी क्यू के बराबर, और क्या दिया है टू प्रूव में, क्या करना है हमको, टू प्रूव में ट्राइंगल ए पी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट करना है सी क्यू बी के, पहला। दूसरा ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, तीसरा ट्राइंगल ए क्यू बी जो है वो कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल सी पी डी के। ठीक है, चौथा ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, और पांचवा ए पी सी क्यू, ये अंदर वाला ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। ये 5 पॉइंट प्रूफ करने हैं। ठीक है, चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखिए कैसे करेंगे इसको। बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, देखो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो मेरा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मुझे सिंपल ये बताओ कि मेरा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन की अप्रोच यही होगी। तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए पी डी एंड सी क्यू बी, यही दिया हुआ है ना सी क्यू बी। तो ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, मेरे को बताओ इसमें क्या क्या होगा। देखो बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा नहीं होगा, बी सी मेरा ए डी के बराबर होगा क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम का पार्ट है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये लिखा मैंने एक। दूसरा मैं क्या लिखूंगा इसमें बताओ, डी पी मेरा बी क्यू के बराबर है ना, ये गिवन है, ये जो मेरा बी क्यू है ये मेरा किसके बराबर है, डी पी या पी डी के बराबर है ना। तो मैं यहाँ पर डी पी इज इक्वल टू पी क्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा गिवन। तीसरा बताओ, तीसरा क्या आएगा। तीसरा बेटा आपका आएगा
हाँ, जो एंगल निकाले ना, एंगल 1 लिख लेते हैं, इसको एंगल 2 लिख लेते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो बेटा, हमको ये साइड मिली, ये साइड मिली, ये साइड मिली, ये साइड मिली और एंगल मिल गए, साथ ही में एंगल मिलना चाहिए वर्टेक्स का। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी, है ना। कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, सी क्यू बी, है ना। अगर ये दोनों मेरे क्या कहते हैं कॉन्ग्रेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर ए पी जो होगा मेरा, यानी ये वाली साइड ए पी, वो सी क्यू के इक्वल होगी, है ना। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। और इससे क्या प्रूव होगा, कि कैसे प्रूव होगा, सी पी सी टी से, यानी कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये दो प्रूव हो गए, पहले दो, है ना। फिर चलते हैं तीसरे वाले की तरफ। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड था। तीसरा वाला क्या था हमारे पास, तीसरा वाला मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए क्यू बी। जो दिया है वही लिखो, यहाँ से उतारो फिर चेक करो। ये ए क्यू बी दिया है और सी पी डी, सी पी डी, सी पी डी, ये रहा सी पी डी। ठीक है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, मेरे को बताओ। बी क्यू और पी डी ये तो गिवन है ना। बी क्यू इज इक्वल टू पी डी। अच्छा बच्चे देखेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पे स्ट्रेट दो पैरेलल लाइंस थी, और वैसे ही यहाँ पे भी दो पैरेलल लाइंस है ना। ऐसे पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और ट्रांसवर्सल दी हुई है ऐसे। तो मेरे को ये बताओ कि मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब है ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के बराबर होगा। तो ये 3 और इसको 4 मान लेते हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। और ऊपर वाला क्या था, बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, ये दिया था गिवन, है ना, क्वेश्चन में दिया था ये। तो यहाँ से मैं तीसरी चीज़ क्या मिलेगी मेरे को, देखो एक ये हो गया एंगल हो गया, ठीक है, एक साइड हो गई। और तीसरा मेरे को क्या पता है कि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की, वो बराबर होती हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पे रीज़न लिखूंगा अपोजिट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी, रीजन सी पी सी टी। ठीक है, तो ये आ गया मेरा, सॉरी सी पी सी टी नहीं, सॉरी ये गलत लिखा, बाय क्या बताओ, एक एंगल है, एक साइड है, एक साइड है, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, बाय एस एस। तो मैं लिखूंगा बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, अगर ये वाले ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं तो मेरे को ये बताओ, उसके बाद क्या प्रूव करना था कि ए क्यू मेरा सी पी के बराबर है, यानी ए क्यू मेरा सी पी के बराबर है, तो वो हो गया है ना। तो ए क्यू मेरा किसके बराबर आएगा, सी पी के। देखो ए क्यू और सी पी दोनों किस किस ट्राइंगल में फॉल करते हैं, इसमें और इसमें। तो बस फिर अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो रीज़न लिखेंगे सी पी सी टी। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे 4 प्रूव हो गए, लास्ट में रहता है हमारा 5वां। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ से देखा, हमको पता है अब, नाउ फ्रॉम द अबव डाटा, जो हमने डाटा दैट वी प्रूव्ड, हमने क्या क्या प्रूव किया बताओ। ए क्यू को हमने सी पी के बराबर प्रूव किया, है ना, इसको हमने इसके बराबर प्रूव किया, और सी क्यू को हमने ए पी के बराबर प्रूव किया, सी क्यू को हमने ए पी के बराबर प्रूव किया। तो हमें ये पता है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, इसकी हमारी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल इन लेंथ होती हैं, है ना। तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा ये पैरेललोग्राम है, कौन सा पैरेललो, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए क्यू सी पी इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि हमारी साइड्स इक्वल हैं, और दे हैव दे हैव इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, देयरफॉर ए क्यू सी पी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जितना भी हमने डेटा निकाला है तो उससे हमें
ये पता लगा, हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया दो जगह पे, उससे हमें पता लगा साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। और हमने ये पता किया कि इनके एंगल्स भी क्या हैं, आपस में इक्वल, और अपोजिट एंगल, जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि AQCP मेरा पैरेललोग्राम है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बेटा इसके अगले क्वेश्चन पे, देखिए सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कहा गया है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ऐसे कुछ पैरेललोग्राम बना के दिया हुआ है और बोला गया है ये डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे एक वर्टेक्स से पकड़ के इन्होंने हमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं इसके डायगोनल पे, ठीक है। और बोला क्या है कि ये B है, ये C है, ये D है, ये P है, ये Q है, ठीक है। तो गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन क्या क्या दिया है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। गिवन क्या दिया है कि मेरा ABCD है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। फिर क्या दिया है, AP and CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C ऑन द डायगोनल BD, शो दैट। तो टू प्रूव में क्या दिया हुआ है, टू प्रूव में दिया है कि ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CQD के, पहला। दूसरा बोला गया है कि AP इज इक्वल टू CQ मेरे को प्रूव करना है। अच्छा, सिंपल है। देखो जो इसने दिया हुआ है उसी को लेके चलो। APB जो ट्राइंगल है वो CQD के पैरेलल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो प्रूफ में चलो, तो वो लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, ठीक है। बेटा देखो दो पैरेलल साइड यहाँ पे, सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि ये जो साइड है इसके इक्वल होगी, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू CD। रीजन लिखूंगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा मेरे को क्या पता है कि जो मेरा एंगल APB है, एंगल APB वो बराबर है एंगल CQD के। मतलब ये वाला पूरा एंगल इस ट्राइंगल का, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, तो ये भी 90 है, तो ये दोनों 90 है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90। और तीसरा बताओ क्या आएगा। देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, बीच में एक ट्रांसवर्सल है ना। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी अगर मैं इसको एंगल 1 लिख लूँ, इसको एंगल 2 लिख लूँ, 1 और 2, तो एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर होगा ना। इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। मेरे को क्या मिले, दो एंगल मिले और एक साइड मिली। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी या AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, triangle APB is congruent to triangle CCDQ। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा AP जो है वो CQ के बराबर है। देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ CPCT, ठीक है, इजी। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, ठीक है। और इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है, इसमें क्वेश्चन में हिंट भी दिया है कि आगे एरो बना है और इस पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया, ये D आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन दिया है आपको क्या, पहला कि ABCD जो है ट्रेपीजियम है, इन विच ABCD इज अ ट्रेपीजियम, जिसमें मेरा AB जो होगा वो पैरेलल है CD के, है ना। AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, एक चीज़ ये दी है, दूसरा बोला है कि अगर ये पैरेलल है, और एक और चीज़ दिया है कि AD मेरा BC के बराबर है, AD मेरा BC के बराबर है ना। ये भी दिया हुआ है। अब टू प्रूफ क्या कर बोला है इसमें, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है पहला एंगल A मेरा एंगल B के बराबर हो,
दूसरा बोला है एंगल सी मेरा एंगल डी के बराबर हो। तीसरा बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो ट्राइंगल बी ए डी के, ठीक है जी। और चौथा बोला है कि डायगोनल जो है बच्चा मेरा कौन सा, ए सी, वो बराबर है डायगोनल बी डी के, ठीक है जी। अब ये चार चीज़ें हमको प्रूफ करनी है, तो सिंपल है। हिंट में लिखा हुआ है इसको कि एक्सटेंड करो ए बी को और ड्रॉ करो ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूसिंग ई। तो मतलब इस लाइन यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रखा है ई, ठीक है। मतलब ए बी को एक्सटेंड करो आगे लाइन और सी ई को ज्वाइन कर दो, बस ये इसमें हिंट दिया है। तो पेपर में आपको हिंट नहीं दिया जाएगा, पेपर में आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा और वहाँ पे लिखना भी होगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ कैसे लिखना है पेपर में। तो कंस्ट्रक्शन में आपने ऐसे लिखना है, ड्रॉ ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ अ लाइन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एक्सटेंड ए बी, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पैरेलल टू पैरेलल टू डी सी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू डी सी, extend AB to point E and join CE। बस इतना सा लिख दिया। आगे आपको क्या करना है, आगे देखो, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ इस पेज पे, ठीक है, जल्दी जल्दी, जिससे आपको एक आइडिया, रफ आइडिया लग जाए। ये ऐसे दिया था, ये ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, और इसको ज्वाइन किया था, ठीक है, इसको भी ज्वाइन, ये ई पॉइंट, ये ए बी सी डी, ठीक है। तो प्रूफ में बेटा हम क्या करेंगे, प्रूफ में देखिए ध्यान से, प्रूफ में पहला प्रूफ हमें क्या करना था, पहला प्रूफ बेटा हमको ये करना था कि जो मेरा एंगल ए है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। देखो सिंपल सी चीज़, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, और इसको मान लो एंगल 4। अगर आप ध्यान से देखें, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ए डी, देखो पहला स्टेप सिंपल है, मैं लिखता हूँ ए डी किसके बराबर है, बी सी के। अगर मेरा ए डी बी सी के बराबर है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर है, कह सकता हूँ ना। अच्छा जी, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरे को ये प्रूव करना है यहाँ पे कि मेरा जो, एक सेकंड देखिए, नहीं इसको भूल जाओ पहले, ठीक है, सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको इससे भी, ठीक है। देखो मेरे को ये बताओ कि मैं जानता हूँ कि ए डी मेरा किसके बराबर है, बी सी के, है ना। मतलब ए डी मेरा बी सी के बराबर है, और ए डी मेरा सी ई के भी बराबर है, एंड ए डी मेरा सी ई के भी बराबर है। ऑल्सो लिख लेता हूँ, ऑल्सो एंड ऑल्सो ए डी बराबर है मेरा सी ई के। बताओ ये क्यों बराबर है, क्योंकि मुझे पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ए डी इसका भी भाई है, ए डी इसका भी भाई है, तो ये दोनों भी आपस में भाई भाई हुए। देयरफॉर मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, देयरफॉर बी सी बराबर होगा सी ई के। मानते हो इस चीज़ को। अच्छा जी, अब सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर बी सी मेरा सी ई के बराबर है, यानी ये बी सी मेरा सी ई के बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल 3 मेरा एंगल 4 के बराबर होगा, है ना, है ना। तो अब देखो अब क्या करना है इसमें, मुझे ये बताओ कि अगर मेरी ए दो लाइन पैरेलल है, बीच में कोई ट्रांसवर्सल निकल रही है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा। ये होता है, आप कहेंगे 180 डिग्री, क्योंकि सर ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही। तो आप कहेंगे एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना होगा, तो ये भी मेरा 180 डिग्री आएगा, है ना, फर्स्ट। दूसरा आप कहेंगे कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा। तो अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं, देखो ध्यान से कहूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, सेंटर में एक कोई लाइन है, तो ये दिया है मेरे पास एक एंगल, ये दिया दूसरा एंगल, तो ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है ना। तो मैं कहूँगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 भी 180 डिग्री होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये भी आप सही बात कह रहे हैं, है ना। तो फ्रॉम एंगल 1 एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 मेरा एंगल 3 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा, होगा ना। अच्छा, यहाँ से ये कंक्लूड हुआ, पर हमने ऊपर देखा कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है ना। एंगल 3 मेरा एंगल 4 के बराबर, तो आपने कुछ नहीं करना, बस इसमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर प्रूव करना है ना। तो किसी भी एक का
आप एंगल 3 की जगह एंगल 4 रख दो या एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख दो। तो मैं सिंपल कुछ नहीं करता, इसकी जगह एंगल 3 रख देता हूँ एंगल 4 की जगह, है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 2, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बस इतना सा स्टेप करना है इसमें। तो एंगल 3 दोनों साइड से कट हो जाएगा और एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आई। तो यही हमें फर्स्ट प्रूफ करना था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। देखो ये कंस्ट्रक्शन के बाद वाली चीज़ है ना, पहले तो एंगल ए एंगल बी ही था, इसलिए एंगल ए एंगल बी लिखा मैंने यहाँ पे। नहीं तो अगर करना चाहे तो इसको एंगल बी नहीं लिख सकते अभी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स, इसमें दो एंगल इंक्लूडेड हैं, तो ये पूरा एंगल तो इसकी बात नहीं कर रहे ना, खाली इतने से एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए अब आगे नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। एंगल सी एंगल डी के बराबर प्रूफ करना है, मतलब ये नीचे वाले एंगल प्रूफ करने हैं। देखो अब ये भी हम ऊपर वाले की हेल्प से ही करेंगे। देखिए तो देखो फर्स्ट ये था, सेकंड यहाँ पे आएगा। सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल सी बच्चे मेरा, एंगल सी मेरा एंगल डी के बराबर है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ। देखो अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल्स कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, और सर इनका ना सम जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, मान लो इसको 5 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं। ठीक है, मेरे को बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या होगा। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 होगा। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 6 का भी सम 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स है। तो मैं लिख लेता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 6, ये भी 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैं लिख लूँगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, है ना। दोनों बराबर होंगे ना, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म इस पूरी की पूरी टर्म के बराबर होगी, क्योंकि दोनों 180 है ना। अब कुछ नहीं करना है, देखो हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ किया है ना। इनमें से किसी भी एक की जगह हम, देखो ऊपर किया ना हमने प्रूफ, तो किसी भी एक की जगह एंगल 2 की जगह एंगल 1 डाल दो, है ना, बस इतना सा काम कर दो। या फिर एंगल 1 की जगह एंगल 2 डाल दो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह एंगल 2 डाल देता हूँ। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। ठीक है, लिखा ये। तो अब 2 दोनों साइड से देखो, 2 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मान लो 2 40 डिग्री है, ये 2 भी 40 डिग्री होगा, तो दोनों साइड से कट जाएगा ना, प्लस में है तो एंगल 5 यहाँ से एंगल 6 के बराबर आएगा। और बच्चे एंगल 5 एंगल 6 क्या था, एंगल 5 था डी, एंगल 6 था सी। तो इधर से मैं लिख लूँगा एंगल 5 था मेरा डी इज इक्वल टू एंगल 6 था मेरा एंगल सी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी भी मेरा प्रूव हो गया। चलते हैं हम तीसरे वाले की तरफ। तो बच्चों तीसरे वाले में हमको ना एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ट्राइंगल की बात की है ना, तो फिर से डायग्राम बनानी पड़ेगी। एक तो ये बहुत पंगा है ना, हर बार डायग्राम बनाओ। देखो अब ये एक ट्राइंगल बनाया, एक ये ट्राइंगल बनाया, इसका नाम था ABCD। ठीक है, यहाँ से एक्सटेंड किया था, इसको ज्वाइन किया था बस, और इस पॉइंट का नाम था E। ठीक है, तीसरे में हमको क्या प्रूव करना है कि जो मेरा ट्राइंगल ट्राइंगल ABC है, थर्ड पार्ट है ये, वो मेरा क्या है, वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAD के। ठीक है, यानी ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी तरफ। क्या कैसे करेंगे इसको, देखिए अगर आप ध्यान से देखें AB दोनों में कॉमन है, तो मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू AB कॉमन, है ना। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा एंगल DBA है, ये वाला एंगल, ठीक है, DBA वो बराबर होगा मेरा किसके, CBA के। CBC, एक मिनट, DBA जो है, DBA वो CBA के बराबर, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़, एक सेकंड। हाँ देखो देखो, तो वही है, कुछ नहीं, कन्फ्यूजन होगा था। AB मेरा AB कॉमन है दोनों साइड। ठीक है, AB मेरा AB कॉमन है, कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन हुआ था थोड़ा सा। देखो AB दोनों साइड कॉमन है, तो एंगल मेरा, देखो एंगल A हमने एंगल B के बराबर प्रूव किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे कि मेरा जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है ना, प्रूव्ड अबव।
तीसरा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये दोनों हमको इक्वल दिया था क्वेश्चन में, है ना, तो ए डी किसके बराबर आएगा, बी सी के, है ना, ये क्या है, गिवन। मानते हो इस चीज़ को? तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल सी ए डी के, है ना। देयरफॉर मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो बी डी है वो इक्वल होगा, अच्छा ये तीसरी भी चीज़ प्रूफ हो गई, चौथी मेरे को डायगनल प्रूफ करना था, है ना। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर डायगनल, देखो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है किसके, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल से। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ कि बी डी मेरा ए सी के बराबर है, देयरफॉर डायगनल बी डी इक्वल्स टू डायगनल ए सी। ठीक है, बस ये मेरा प्रूफ करना था। दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज की वीडियो मैं बनाता हूँ, नहीं तो ये लंबी हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।